कंट्री बाय कंट्री चलें। लेट्स स्टार्ट विद सऊदी अरब। अगर आप सऊदी अरब को देखें तो उसके लिए ये जंग क्या है? जी शुक्रिया तालत। देखें, सऊदी अरब के लिए ये जो है उसको आप दो निगाह से देख सकते हैं। उनके दो जाविये हैं। एक तो ये है कि ईरान उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। तो अब अगर इसराइल जो है उसको कमज़ोर कर रहा है, उसकी न्यूक्लियर वेपन्स कैपेबिलिटी को डिग्रेड कर रहा है, ईरान के अंदर अगर किसी तरीके से जो है रेजीम एवोल्यूशन आ जाता है। मैं रेजीम चेंज का लफ्ज़ नहीं यूज़ करता। आपको याद होगा मेरे पिछले साल अप्रैल में एक रिपोर्ट आई थी एवोल्यूशनरी जी। रेजीम चेंज इन ईरान के नाम से। तो मैं समझता हूं कि अंदरूनी तौर पे कोई री इंजीनियरिंग होगी रेजीम की। कोलैप्स या रेजीम चेंज जो है वो ज़रा भोंडे किस्म के अल्फाज हैं। वो बताते नहीं है, दे दे कंफ्यूज एंड कॉम्प्लिकेट द सिचुएशन। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो सऊदी अरब जो है कि ये फायदे में है कि अगर एक ईरान का बिहेवियर बदल जाता है इस जंग के नतीजे में, तो वो उनके लिए अच्छा है। लेकिन सवाल ये होता है कि ये कितनी आसानी से होगा, किस कॉस्ट पे होगा, सऊदी अरब को क्या नुकसान हो सकता है, खित्ता किस हद तक जो है मजीद डिस्टेबलाइज हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल, फ्रॉम अ सऊदी पॉइंट ऑफ व्यू सऊदी का इसमें फायदा है। कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इस स्ट्रेटजी को ऑपरेशनलाइज किया जाए, क्योंकि उनके हाथ में नहीं है ना। इसराइल इज इन द ड्राइवर सीट, साथ में अमेरिका है, और सऊदी अरब का इनपुट बहुत कम है, तो वो उसको इस प्रोसेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। सो रिस्क भी है, रिवॉर्ड भी है। यूएई दूसरे ममालिक की निस्बत वो इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा उसकी तवज्जो है। मैं रेशोज़ देख रहा था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत है, बिज़नेस हब बने हुए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस खुले हुए हैं। तो इन अ वे जो चाइना स्ट्रेटजी है कि हालात काबू में रखें, मीशत को तरक्की दें, वो मॉड्यूल उनका बन रहा था। अब जंग उनके बिल्कुल हमसाए में हो रही है और ख़तरनाक जंग है। यूएई के लिए आप क्या देखते हैं? देखिए, जाहिर है सऊदी अरब तो बहुत बड़ा मुल्क है, यूएई बहुत छोटा मुल्क है। यूएई के अंदर जो है एक यूनिक मॉडल है जहाँ पे गैर मुल्की आबादी ज़्यादा है, और एक फाइनेंशियल हब है, दुनिया का कारोबारी हब है। और फिर यूएई की अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, जैसे आपने जिक्र किया। सिर्फ ईरान में नहीं है, सेंट्रल एशिया में, खत्ते के और इलाकों में भी है, मगरब के अंदर भी हैं, फार ईस्ट में भी हैं, इंडिया में भी हैं। तो ये जंग जो है उन चीज़ों को कैसे अफेक्ट करती है, उन इन्वेस्टमेंट्स को, द एबिलिटी टू डू बिजनेस। फिर ये है कि मतलब कहाँ तक जाएगी ये, क्या जो है ये, अगर फर्ज कीजिए अमेरिका ये डिसीजन लेता है कि ईरान नहीं मान रहा 0% इनरिचमेंट पे, तो फिर फॉर्दो का जो फैसिलिटी है उसको ख़त्म करने के लिए अमेरिकी स्ट्रेटेजिक B2s जो हैं वो यूज़ होंगे, और मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर्स जो इसराइल के पास नहीं है। उसके नतीजे में फिर क्या ईरान करेगा? क्या वो अमेरिकी अड्डों पे हमला करेगा, जो कि मतलब यूएई क्या उसका निशाना बन सकता है, सऊदी अरब, कतर वगैरह वगैरह, कुवैत, ओमान। तो फिर ये है कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज को अगर ब्लॉक करने की कोशिश की गई तो उससे तेल के ऊपर क्या असर पड़ेगा, मतलब तेल की जो दरामदाद हैं। गो के यूएई ने वो एक वर्क अराउंड गुज़श्ता कई सालों में जो है ढूंढ लिया है, जो कि उनकी पाइपलाइन है जेट रन्स बाईपासेस द स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज, और वो अरेबियन सी पे खुलती है जाके। तो लेकिन मजमूई तौर पे ये सारे खदशात हैं, ये सारी अनसर्टनिटी के साथ ना सिर्फ यूएई बल्कि कतर, और कतर का तो मैं ये भी कहूंगा कि यूएस सेंट्रल कमांड वहां पर है, अल उदैद एयर बेस पे। जी। जी। बहरेन का ये है कि फिफ्थ फ्लीट हेडक्वार्टर्ड है मनामा के अंदर, यूएस फिफ्थ फ्लीट। तो ये सारी चीजें जो हैं इन मुल्कों को देखनी है कि ये कैसे चलेगा। चले अब बात कर लेते हैं। वो अच्छा हुआ आपने कतर और बहरीन का भी जिक्र कर दिया। आपने अभी जिक्र किया कि अगर ईरान ज़ीरो इनरिचमेंट पर नहीं मानता, एक तो अभी तक जो अली ख़ामेनी की तरफ से बयान जारी हुआ है, जो स्टेटमेंट जारी हुई है, वो जवाब ट्रंप को ज़्यादा है और इसराइल को कम है। तो उस तनाज़र में क्या आप समझते हैं कि अब किसी किस्म की भी कोई न्यूक्लियर डील मुमकिन है? नहीं, मैं नहीं समझता, क्योंकि देखें ईरान हैज़ अ लॉट टू लूज। ये जो हमले अगर ये बदस्तूर जारी रहेंगे तो रियासत की गिरफ्त जो है अपना मुल्क के ऊपर, वो ढीली पड़ सकती है। और हमें पता है कि आवाम के अंदर बहुत गम और गुस्सा पहले से है। ऊपर से अगर उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होता है और उनकी ज़िंदगी जीना हो जाती है, जैसे आपने पहले जिक्र किया
कि वहाँ पे नकल मकानी और रोज़मर्रा की ज़रूरियात को हासिल करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर ऐसे होता है तो फिर अनरेस्ट होने का ख़तरा है। फिर यह है कि उससे पहले रेजीम के अंदर दरारें हैं। यानी देखें, दो मिलिट्रीज हैं इस मुल्क की, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर IRGC और रेगुलर आर्म फोर्सेस जो अर्तेश के नाम से जानी जाती हैं। वो दोनों एक कमांड स्ट्रक्चर के तहत वो जो आर्म फोर्सेस जनरल स्टाफ है, जिनके चीफ ऑफ स्टाफ जो मोहम्मद बाकरी जो हैं, जो बेसिकली मारे गए हैं फर्स्ट वेव ऑफ इजरायली अटैक्स में, तो उनको रिप्लेस किसने किया है? अर्तेश के एक जर्नैल ने किया है, अब्दुल रहीम मूसवियम ने। तो वो उससे भी ये है कि अब जो अर्तेश है वो नेशनल डिफेंस को का चार्ज संभाल रही है। तो ये डिसएग्रीमेंट्स भी हैं कि किसकी, लॉट्स ऑफ ब्लेम गेम एज वेल, कि किसकी पॉलिसीज की वजह से, यानी IRGC की पॉलिसीज की वजह से मुल्क को ये जो है ना, मुल्क इस नहज पे खड़ा हुआ है। तो उनकी वो जील नहीं है, वो आइडियोलॉजिकली उस तरह कमीशन नहीं है, मोर सेक्युलर प्रोफेशनल मिलिट्री। उनका नेशनल डिफेंस से ज्यादा ताल्लुक है, गो एज अपोज टू रेजीम प्रिजर्वेशन या रेजीम फील्टी जिसे कहते हैं। तो ये अंदर भी एक चपकलिश चल रही है। तो आई डोंट थिंक कि जो है, देखें, जबानी जमा खर्च बहुत कुछ होता है। आयतुल्लाह खुमैनी ईरान इराक जंग की दौरान कहते रहे कि भाई हम कभी भी जो है, यानी विक्ट्री से पहले कभी भी गिव अप नहीं करेंगे। लेकिन आखिर में उनको वो जुलाई 1988 में वो डील एक्सेप्ट करनी पड़ी यूनाइटेड नेशंस की सीज फायर की, क्योंकि मजबूर हो चुके थे। और उनका बड़ा वो मशहूर स्टेटमेंट है कि मुझे जो है ये पॉइजन चैलेंज पीना पड़ रहा है, मैं खुश नहीं हूं लेकिन मुझे ये करना पड़ रहा है और मैं अल्लाह की रजा समझ के कर रहा हूं। तो ये इस तरह की चीजें जो हैं, ये ईरान पहले कर चुका है मजबूरी के तहत। तो आई डोंट सी दिस एज इनफ्लेक्सिबिलिटी। स्टेटमेंट्स जो हैं वो ऑब्फुस्केट करते हैं इंटरनल रियलिटी को। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमें पता है कि अली ख़ामेनी कहाँ पर मौजूद है, हम उसको कत्ल कर सकते हैं लेकिन अभी नहीं करेंगे। अगर उन्होंने वो किया जिसकी वो धमकी दे रहे हैं ट्वीट के ज़रिए, तो आपके ख्याल में अंदरूनी तौर पर नेक्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप कौन सी है? एक बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन इससे पहले कि मैं नेक्स्ट लाइन पे जाऊं, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये अगेन ये बयान है, ये पब्लिक स्टेटमेंट्स हैं। अगर आपको किसी को एलिमिनेट करना है तो आप उसको पहले से खबरदार नहीं करते। तो ये बस स्टेटमेंट्स हैं। आई डोंट थिंक देयर इज एनी, और फिर कोई नीड भी नहीं है ना। 86 साल खामिनी की उम्र है, तो वो तो वैसे ही मतलब जो है ना इधर है ना उधर हैं। और फिर असल में जो रेजीम का कोर है वो है IRGC, और उसको वीक किया जा रहा है। आप गौर करें कि अभी तक इसराइली अटैक्स, मतलब ये तब्दील हो सकता है सिलसिला आने वाले घंटों और दिनों में, लेकिन अभी तक हमने ये नहीं देखा कि IRGC के अलावा, यानी रेगुलर आर्म फोर्सेस, अर्तेश के किसी कमांडर को टारगेट किया गया हो या उनकी किसी फैसिलिटी को टारगेट किया गया हो। तमाम का तमाम फोकस IRGC पे है, क्योंकि उसको वीकन किया जा रहा है। अगर वो वीकन होगी, इंटरनल बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट होगा, और ऊपर से बिहेवियरल चेंज भी आएगा। क्योंकि जैसे मैंने अर्ज किया, अर्तेश इज मोर प्रोफेशनल, मोर नेशनल इंटरेस्ट, ईरानियन नेशनलिस्ट एज अपोज टू पैन इस्लामिस्ट। तो वो उनका कैलकुलस डिफरेंट है। तो देर बी मोर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज और डू अ डील। तो ये भी, ये आई थिंक ये दबाव के टैक्टिक्स हैं। लेकिन अगर को जो है ना वो किसी तरीके से मारे जाते हैं इंटेंशनली या नहीं, तो उसके बाद तो फिर इट्स वेरी गुड ओपन क्वेश्चन कि कौन आएगा। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो है, अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो एक 3 मेंबर लीडरशिप काउंसिल, जिसमें हेड ऑफ जुडिशरी, मुल्क का सदर, और गार्डियन काउंसिल का जो चीफ है, वो लीडरशिप पोजीशन टेम्पररी तौर पे संभाल लेते हैं। अब इसके ऊपर बहस गुज़श्ता सालों में ये भी हुई है कि क्या ये परमानेंट मॉडल क्यों ना हो जाए, बजाय इसके कि एक शख्स सुप्रीम लीडर रहे, एक लीडरशिप काउंसिल क्यों ना रहे। वो भी है। लेकिन मेरी रिपोर्ट के मुताबिक जो मैंने लिखी थी 2024 में, पावर जो है वो मिलिट्री के हाथ में आ जाएगा। एंड आई थिंक इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द रेगुलर आर्म फोर्सेस एंड जो प्रैग्मेटिस्ट्स हैं IRGC के अंदर, कि वो मिल के जो है, वो दिस विल नो लॉन्गर बी अ थियोक्रेसी। ये प्रोसेस तो वैसे ही स्लो मोशन में चल रहा था। आई थिंक इसराइल की इस जंग ने उसको एक्सेलरेट कर दिया है। विल सी अ मोर मिलिट्री डोमिनेटेड स्टेट। वैसे अगर अलामती तौर पे किसी को लगाना है तो देयर विल ऑलवेज बी देयर कुड बी अ सुप्रीम लीडर on, and that person will probably be a puppet in the hands of the military.
बिल्कुल आखिर में थैंक यू वेरी मच। ये बहुत ही इंसाइटफुल चीज़ें हैं, आपको बताती हैं कि जंग के अंदर जो जंगें चल रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, वो क्या हैं। बिल्कुल आखिर में चलते चलते ये भी बताइएगा, ये जो रज़ा शाह पहलवी के बेटे हैं, इनकी तरफ से जो बयान आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि इम्कान है कि वो वापस आ सकते हैं। ये जो पुराने शाह ऑफ ईरान के नुमाइंदे हैं, इनके लिए क्या स्कोप है? मेरे अपने अंदाजे में तो इनके लिए कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि देखें ये रज़ा शाह जो हैं, जो जूनियर हैं, जो ये बयान दे रहे हैं, ये बहुत छोटे थे जिस वक्त जो है रेवोल्यूशन हुआ था और इनको मुल्क छोड़ना पड़ा था। तो ये तो वापस नहीं आए, इनका कोई असर व सूख मुझे तो नहीं पता कि अंदरूनी तौर पे है। हाँ, बैरूनी तौर पे इनकी कुछ है, एक मतलब फॉलोइंग है डायस्पोरा के अंदर, बिलखसूस जो ईरानी डायस्पोरा अमेरिका के अंदर है और यूरोप में। लेकिन दैट्स नॉट द सेम एज हैविंग इन्फ्लुएंस इनसाइड द कंट्री। तो हो सकता है कि ही विल बी वन ऑफ मेनी स्टेक होल्डर्स, अ वेरी स्मॉल स्टेक होल्डर, क्योंकि असल में स्टेक होल्डर वो बनता है जिसकी मतलब कोई इन्फ्लुएंस हो ऑन द ग्राउंड। तो आई थिंक कि जो है ही इज जस्ट ट्राइंग टू टेक एडवांटेज, ही इज अ सिंबल ऑफ फॉर सम पीपल। और फिर ये है कि इसराइल उनको बहुत इंपॉर्टेंस देता है, कुछ हल्के अमेरिका के अंदर उनको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, यूरोप के अंदर। तो उनकी वो एक मतलब मीडिया प्रेजेंस है, बट आई डोंट थिंक ही जी। हैज अ मेजर स्टेक इन 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 द फ्यूचर।